हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 डिस्कस करने वाला है। हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत। ये चैप्टर जो है उसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने सेंड कर दिए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकता है, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस और भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सारी 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को साथ में लेकर बैठिएगा, बुक और पेन को, ताकि आप नोट्स तुरंत बना सकें, ठीक है। क्योंकि सीटेट में या फिर एनवीएस में, केवीएस में कौन सा चैप्टर या कहाँ से टॉपिक में से क्या आ जाए किसी को नहीं पता, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है और द्वीप है ना। ये सारी चीज़ें हैं भौतिक आकृतियाँ जो कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की हैं हमारे भारत देश में, है ना। उत्तर में अगर हम बात करें तो बर्फ़ से ढका हिमालय है ना, जिसको हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, है ना, का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़। आलय मतलब होता है घर, मतलब कि बर्फ़ का घर, है ना। तो अगर हिमालय पर्वत की हम बात करें तो हिमालय पर्वत है कहाँ पर, तो ये तो नॉर्थ साइड में है ना। और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय है और पूरा आधा थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरा इतना बड़ा हिमालय है हमारा। और हिमालय जो है ना, वो हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। तो ये जो लेयर है ना, ये कितनी है, 3 लेयर है। कितनी लेयर है, 3 है, ठीक है। एक अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक पेन से ही बनाते हैं ज़्यादा अच्छा। ये एक, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, ठीक है। तो ये 3 लेयर में हमारा जो हिमालय पर्वत है वो बटा हुआ है, ठीक है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाले को, तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री। सबसे ऊपर वाले को मतलब ये वाला जो लेयर है हमारा, उसको हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर भी है, मतलब कि जो हमारा हिमालय है ना, ये भी आपको इधर ही मिलेगा, ठीक है। चले अब नेक्स्ट आते हैं मध्य हिमालय पे। मतलब ये जो बीच वाला हिमालय की जो लेयर है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय स्थान जो है ना, वो वहाँ पर मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। जैसे कि आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हिमाचल में ही है, मध्य हिमालय में ही है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला लेयर था इसका नाम है शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। क्या है, ये सारी श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब जो कंटिन्यू चलती रहती है उसको क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है, मतलब कि श्रृंखला। तो जो हिमालय है वो 3 श्रृंखला में बटा हुआ है। पहले वाले को हम बोलते हैं हिमाद्री, सेकंड वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय मतलब कि हिमाचल, और थर्ड वाले को हम बोलते हैं शिवालिक। अगर हम बात करें हिमाद्री की, तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, हिमाद्री वाले पहाड़ों पर, ठीक है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पर कुल्लू मनाली शिमला वगैरह बसा हुआ है। और नीचे वाले की बात करें तो ये है हमारा शिवालिक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय की बात करें हम लोग तो हिमालय के दक्षिण में
भारत का उत्तरी मैदान स्थित है ना। हिमालय के उत्तर में क्या है, दक्षिणी मैदान स्थित है ना। और ये मैदान जो होते हैं कैसे होते हैं, समतल होते हैं तथा सपाट होते हैं, है ना। ये मैदान कौन से नदियों से मिलकर बने हैं, तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं ना, उनके द्वारा जो जलोढ़ लाया गया, मतलब कि जब माउंटेन में से, मतलब पहाड़ में से जब पानी बहकर मैदान क्षेत्र में आया तो इसी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो मैदान वाला जो एरिया होता है, मतलब जो फ्लैट लैंड होता है, सपाट लैंड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नदियों के ये जो मैदान होते हैं ना, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और यही कारण है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। अब उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, है ना, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या है। तो क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, क्षेत्र है, जो ज़मीन है वो एकदम फ्लैट है। बहुत सारी नदियाँ वहीं पर आकर बहती है ना। तो यहाँ का जो लैंड है वो भी कैसा है, फर्टाइल है, मतलब कि उपजाऊ है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम भारत की पश्चिमी भाग की बात करें, मतलब कि जहाँ पर हमारा राजस्थान बसा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, महामरुस्थल का मतलब होता है इंडियन डेजर्ट, है ना। भारतीय महामरुस्थल मतलब कि भारत का रेगिस्तान है वहाँ पर, ठीक है। अब यह जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये जो एरिया होती है ना, शुष्क होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, गर्म होती है और रेतीली होती है ना। रेती होती है वहाँ पर, सिर्फ ब्राउन कलर की क्या पाई जाती है वहाँ पर, रेती, है ना। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं वो बहुत कम मात्रा में उगती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो स्थल है, मतलब जो ज़मीन है वो रेतीली है, पानी वानी भी बहुत कम होता है, बहुत गर्म है वहाँ का एटमॉस्फेयर और बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत सूखा भी है। इसके वजह से ज़्यादा जो वनस्पतियाँ हैं वहाँ पर नहीं उग पाती, है ना। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तरी मैदानों के बारे में। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, मतलब कि उत्तरी मैदान तो हम लोगों ने बात कर लिया, ये उत्तरी मैदान। अब दक्षिण की बात करें, मतलब कि जहाँ पर हमारा कर्नाटका, केरला, तमिल, तेलुगु ये सब बसे हुए हैं, पठार वाला एरिया, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, ये कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है ना। ये पठारी तो है, इस पठार का नाम क्या है, डेक्कन पठार। क्या नाम है इसका, डेक्कन पठार, है ना। और इसकी अगर आकृति की बात करें तो आप आकृति देखकर ही बता सकते हैं कि ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसको प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड को प्रायद्वीपीय कहा जाता है ना। इसका जो धरातल होता है काफ़ी ऊंचा नीचा होता है, मतलब जो ज़मीन होती है वो ऊंची नीची होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से बहुत सी क्या होती है, पहाड़ी श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ यहाँ पर स्थित है ना। अगर मैं सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाऊँ तो यहाँ पर आपको ये पूरा आपको क्या मिलेगा, घाटी ही मिलेगा। इधर भी बहुत सारी घाटी है, तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, मतलब कि इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। चलिए इसके अगर हम बात करें, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में मतलब कि गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए पंजाब तक जाती है ये अरावली श्रृंखला, है ना। और ये जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है। बहुत पुरानी श्रृंखला, मतलब इसको ओल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यंग माउंटेन किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम विंध्य की बात करें और सतपुड़ा की बात करें तो ये भी क्या है, एक श्रृंखला है, मतलब कि माउंटेन की श्रृंखला, पहाड़ों का रेंज है ऐसा, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। और ये जो श्रृंखलाएँ हैं ना, ये जो श्रृंखलाएँ हैं नर्मदा तथा तापी से नदियाँ जो है ना बहती है, उनकी श्रृंखला से, मतलब समझ लो यहाँ पे विंध्या है, ठीक है, यहाँ पर सतपुड़ा है।
तो इनकी श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं, मतलब कि ऐसा नर्मदा बहेगी, ठीक है, यहाँ पे तापी बहेगी, ऐसा, ठीक है। ये जो होती है ना पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। अब 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब मोस्टली सारी नदियाँ पूरब में ही आती हैं, पर 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में जाती हैं। उनका नाम क्या है? नर्मदा और तापी। ये यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और गुजरात में आकर वेस्ट अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। पठार के अगर हम पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, और पूरब में पूर्वी घाट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। पश्चिमी घाट का अगर हम विस्तार की बात करें तो एक समान रूप में है, ठीक है। मतलब कि पश्चिमी घाट जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पश्चिमी घाट है ना, तो ये जो घाट का जो हिल्स है ना, मतलब जो घाट है, ये एक समान है, कहीं पे टूटे फूटे नहीं है, कंटिन्यू उनका चलता रहता है ना। इन पठारों में, जबकि पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो बीच बीच में कैसा है? टूटा हुआ है। कैसा है? टूटा है और असमान है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं टूटा, छोटा बड़ा टूटा, छोटा बड़ा टूटा। पर पश्चिमी घाट जो है ना एक समान है, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पठार जो होते हैं किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं? खनिजों के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, ठीक है। ये चीज़ें जो है प्रचुर मात्रा में हमारे इंडिया में मिलती है। इसके अलावा गोल्ड वगैरह के लिए भी पठार जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। अब देखिए, हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, फिर नीचे प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके नीचे पठार के बारे में पढ़ लिया। अब हम पश्चिमी घाट के बारे में भी पढ़ लिया और पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में। किसके बारे में? तटीय मैदान। चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है? तटीय मैदान स्थित है। कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर भी नदी होगी या समुद्र होगा वहाँ पर तटीय क्षेत्र तो पाया ही जाएगा ना। तो पश्चिम में तटीय मैदान जो होते हैं वो काफ़ी सकरे हैं, जबकि पूर्वी में जो तटीय मैदान है वो कैसे हैं? अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और ऐसा फिर ये तो देखो, यहाँ पर हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया कि 3 रेंज है इसके पहाड़ों के, ठीक है, 3 रेंज है ना। इसके बाद हमने बात किया प्लेन वाले एरिया की, मतलब कि मैदान वाले क्षेत्र की, है ना। इसके बाद हमने मरुस्थल की बात की, मतलब कि डेजर्ट एरिया की बात की। इसके बाद हमने पठार की बात की कि यहाँ पे जो पठार होते हैं वो बहुत ज़्यादा खनिज उसमें पाया जाता है ना। अब इसके बाद हमने इसमें वेस्टर्न घाट की बात की और पश्चिमी घाट की बात की। पश्चिमी घाट जो होता है एक समान, जबकि पूर्वी घाट एक समान नहीं है, टूटा फूटा है ना। अब जहाँ पर पानी होगा वहाँ तटीय क्षेत्र तो होगा ही, तो पश्चिमी में जो घाट है उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, पूरब में जो घाट है उसको पूरब घाट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरब की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं। हमने पढ़ा कि 2 नदियाँ जो हैं वो किस तरफ बहती हैं? 2 नदियाँ जो हैं वो बहती हैं पश्चिम की ओर, वो है हमारी तापी और नर्मदा। अगर हम बात करें पूरब में बहने वाली नदियाँ तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सारी जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। और ये नदियाँ जो है ना अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब जो भी चीज़ें अपने साथ लेके आती है फिर वो समुद्र में मिलने से पहले सब जगह स्प्रेड कर देती है, एक पेड़ की तरह छितर जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा, है ना। बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बहुत अच्छा डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं हम द्वीप पर, मतलब कि जिसको कहा जाता है आइलैंड। तो आइलैंड कितने हैं हमारे यहाँ पर? 2 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 2 आइलैंड। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है ना। ये केरल के तट क्षेत्र से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है।
केरल से अगर थोड़ी दूरी पे बात करेंगे तो वहाँ पे प्रवाल द्वीप भी है, ठीक है। नेक्स्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप भी है, जो कि भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। तो हमारे पास टोटल कितने आइलैंड है? 2 आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? हाँ, हम जानते हैं। अंडमान और निकोबार जो ये द्वीप है ना, 2004 में सुनामी से प्रभावित हो गया था, ठीक है। और समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के ज़रिए हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सुनामी जो है ना, वो भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था, है ना। सुनामी जो है ना क्या होती है, एक विशाल सागरीय तरंग है, बहुत बड़ी बड़ी तरंगें आती है सुनामी में, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है ना। तो जब भूकंप आता है ना, तभी ये मोस्टली सुनामी आती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अंडमान एंड निकोबार की स्टोरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुनामी आई थी 2004 में। और अंडमान निकोबार में ना ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे वहाँ की जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ की कुछ जनजातियाँ थी जिन्होंने एनिमल्स को पाला था, मतलब कि गाय भैंस बकरियों को पाला था। और जब सुनामी आने वाला था उसके 1 हफ्ते पहले से ही वहाँ के जो एनिमल है वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगे थे, मतलब नॉर्मल बिहेव वो नहीं कर रहे थे। तो जो भी जानवर को पालता है ना, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि मेरा जानवर जो है वो थोड़ा सा आज अलग बिहेव कर रहा है। तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो समझ गई थी कि इस आइलैंड में पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वहाँ के जो जनजाति के लोग थे वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर दूसरे आइलैंड में शिफ्ट हो गए थे। और 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पर सुनामी आया और वो पूरा आइलैंड पानी में डूब गया, और आज भी वो पानी में ही डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टोरी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे NCERT सॉल्यूशंस हिंदी मीडियम में मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट में चाहिए ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन।